नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? चलिए आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसमें आपको 11 पॉइंट है। इन 11 पॉइंटों की चर्चा करेंगे, पूरा बिटवीन पॉइंट निकाले हैं और इन बिटवीन पॉइंटों की चर्चा कर ली जाए तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों में लाइन बाय लाइन तो पढ़ा नहीं जाता, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाए जो उस टॉपिक में आपको एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें पढ़ना है उदारवादी। उदारवादी क्या है, रेडिकल क्या है, रूढ़िवादी समूह क्या है, इनकी विचारधाराएं क्या है। इसके बाद है औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हुए। औद्योगिक का जब निर्माण हुआ तो उसमें समाज के परिवर्तन क्या क्या हुए। इसके बाद कार्ल मार्क्स कौन था, उसके क्या विचार थे। साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा में क्या अंतर है, साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा में क्या अंतर है। बोल्शेविक पार्टी, लेनिन की विचारधारा क्या है, बोल्शेविक पार्टी। इसके बाद खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बच्चे हमेशा अटके रहते हैं। निरंकुश राजशाही क्या होता है। 20वीं शताब्दी में आरंभ में रूसी कारीगरों और मजदूर मिलों की जो दयनीय दिशा है उसके क्या कारण थे, कैसे उनकी दयनीय स्थिति बढ़ती जा रही थी। लोकतंत्रवादी, राष्ट्रवादी और पूंजीवाद जो है लिबरल पार्टी, इनका भी आपको इस चैप्टर में जानेंगे कि लोकतंत्रवादी क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, पूंजीवादी क्या है और लिबरल पार्टी क्या है। इसके बाद स्टालिनवाद का सामूहिकरण नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टालिनवाद जो आपने फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था, स्टालिनवाद, उसका आपको सामूहिकरण पढ़ना है। इसके बाद अंतिम जो है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अप्रैल थीसिस, इसके 3 मांगों को, अप्रैल थीसिस की वो कौन से 3 मांगे जिनको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, तैयार हैं? नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो? स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। समझ आ रहा है बच्चों? इस क्रांति को जानने से पहले समाज में परिवर्तन कैसे आया, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसे आकस्मिक समाज में परिवर्तन आता नहीं है। तो इससे पहले हम चलते हैं यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति घटित हुआ, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति, जिसके प्रभाव से पूरे यूरोप में इसका प्रभाव फैला। स्वतंत्रता समानता की विचारधारा आई, पनपी और सारे यूरोप के जो कंट्री है, जो देश है, वो अब खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, और बहुत से आंदोलन हुए, आमूल परिवर्तन भी देखने को मिला। इसमें आपने पढ़ा था कि 28 सदी में कैसे फ्रांस को 3 स्टेटों में बांट दिया गया, जो इसका आंदोलन का मुख्य कारण था, क्योंकि 2 स्टेटों पर कर लदा हुआ था। समाज के सामाजिक सत्ता है कुलीन वर्गों के और चर्च के नियंत्रण में था। कुलीन वर्ग जो आपको जमींदार जो थे, उद्योगपति थे, वो कुलीन वर्ग थे, और जो चर्च के जो थे वो जिसे पात्री वर्ग कहते थे। इन दोनों के हाथों में पूरा फ्रांस की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं समाज के आर्थिक और सामाजिक जो सत्ता थी। क्रांति के बाद संरचना में बहुत से बदलाव हुए। यूरोप और एशिया के बहुत से देश इन व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप में सामाजिक सत्ता का नियंत्रण हो गया। भारत में भी ऐसे राजा राम मोहन राय, डेरोजियो, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया गया है। बहुत से क्रांतिकारी के पश्चात यूरोप की स्थिति की चल रही बहस में कूद पड़े और उस घटना को विवरण से बताते हैं, मगर यूरोप के अधिकतर लोग आमूल समाज में परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब यूरोप के जो अधिकतर देश के लोग थे, नागरिक, वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, किन किन आधारों पे हुआ, तो ये आपको बदलाव जानने से पहले ये जान लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव हो चुके थे। पहले ही राजतंत्र हटा के लोकतंत्र लाया गया, लोकतंत्र हटा के राजतंत्र लाया गया। बुर्बोन राजवंश के जो राजा थे, लुई 16, इनका राजवंश था, जो राजा शासन था, इनको हटा के नेपोलियन बोनापार्ट ने लोकतंत्र लाया और बहुत से जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों को जो वियना संधि में हमने पढ़ता है क्लास 10 में। इसके बाद बहुत से बदलाव धीरे धीरे होने लगे और जो एक खेमा है, एक दल जिसे कहते हैं, समाज के अमूल परिवर्तन के पुनर्गठन करने के लिए जरूरी माने गए, जिसमें रूढ़िवादी, उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकलवादी, ऐसे 3 विचारधाराओं को हम लोग पढ़ते हैं। एक है उदारवादी, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है रेडिकल विचारधारा। इन तीनों विचारधाराओं पर ये पूरा समाज यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति
टिका हुआ है। तो सबसे पहले चलते एक एक विचारधारा के। तो समाज में परिवर्तन के पक्ष में एक बड़ा समूह उदारवादियों का था। उदारवादी जिनकी विचारधारा एकदम उदार है, जो भी कुछ करो हाँ सब ठीक है, ऐसे ही लोग कहलाते उदारवादी। ये ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को समान हक मिले, सबको बराबर मिले। शायद ये आप भी जानते होंगे कि यूरोप के अधिकांश देशों में धर्म को एक ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। किसी एक धर्म को, ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया था, बाकी धर्म को नहीं। ब्रिटेन सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन कैथोलिक चर्च का समर्थन करती थी। और हर देश अपने अपने जो धर्म है उनके ही प्रचार प्रसार में। तो उदारवादी समूह जो थे वो मानते थे कि वंश आधारित शासन नियंत्रित सत्ता का विरोधी थे। मतलब एक राजा के शासन के बाद उनका बेटा ही राजा बने, ये वो लोग नहीं चाहते थे। और धर्म की आज़ादी चाहते थे, मतलब सबको समान धर्म की आज़ादी मिले। तो ये था आपको उदारवादी। इनके और भी एक दो पॉइंट है, वो भी जान लीजिए। उदारवादी जो थे वो सरकार से व्यक्ति के मत अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। मतलब वो चाहते थे कि हर व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी रक्षा सरकार करे। तो अच्छी बात है, सरकार का दायित्व भी है कि अधिकारों की रक्षा करे। जैसे भारत में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर कोई आपको मौलिक अधिकार का हनन करता है तो संविधान आपके साथ है, कानून आपके साथ है, ठीक है। तो उदारवादी तो अच्छी विचार थे। उनका कहना था कि सरकार किसी भी अधिकार का हनन होने से उनके अधिकारों को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो सरकार को भी ये अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के अधिकारों को छीन लिया जाए। इसके बाद वो एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व पे आधारित थे जिनका निर्वाचन सरकार के पक्ष में था। मतलब ये सरकार बनाते थे। शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा कानूनों के अनुसार ये शासन कार्य चलाते थे। मतलब जो सुप्रशिक्षित व्यक्ति है उनके द्वारा, जो अफसर है उनके द्वारा ये शासन व्यवस्था चलाया जाए, ये मानते थे उदारवादी लोग। इसके बाद दूसरा चलते हैं रेडिकल विचारधारा। रेडिकल विचारधारा क्या है, तो ध्यान से सुनिए। रेडिकल विचारधारा इनकी अपनी अलग विचारधारा है जो अलग है। रेडिकल विचारधारा के जो एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पे आधारित हो। मतलब जनता जो बहुमत करे उस पर आधारित है। इनका भी सोच अच्छा है। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के समर्थन में थे। मतलब यहाँ पे महिलाओं को वोट देने के अधिकार बोला है रेडिकल समूह, तो अच्छी बात बोला है। ये लोग जमींदार और संपन्न व्यक्ति उद्योगपतियों से प्राप्त किसी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। मतलब कोई पूंजीवादी है, कोई जमींदार है, किसी के पास संपत्ति अधिक है, वो इनके खिलाफ थे कि मतलब संपत्ति का हक जो है वो सब पे बराबर होना चाहिए, किसी एक विशेष या विशेष समूह को नहीं होना चाहिए। ये भी पॉइंट इनका अच्छा है। किसी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। अब यहाँ पर है कि कोई निजी संपत्ति रखा तो उसका विरोधी नहीं। टाटा बिरला अंबानी की तरह आपके पास संपत्ति तो उसका विरोधी नहीं थी ये रेडिकल। लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति का केंद्र के खिलाफ थे। मतलब कुछ चंद लोगों के पास ही देश की पूरी संपत्ति हो, ये इसके खिलाफ थे रेडिकल समूह। इसके बाद रेडिकल समूह जो थे इनके बाद आता है एक है रूढ़िवादी समूह। इनमें क्या था, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। अब यहाँ पे थोड़ा मतभेद आ गया। उदारवादी सभी धर्म को बराबर, सबको कानूनी हक होना चाहिए। रेडिकल का जो था जिसमें आपको कहते हैं संपत्ति के विरोधी थे, किसी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है। तो लेकिन जो आपको रूढ़िवादी है इनका क्या था, रूढ़िवादी रेडिकल और उदारवादी दोनों के ये बदलाव धीमे धीमे प्रक्रिया। मतलब बदलाव अचानक कोई चीज़ नहीं बदल जाए। जैसे आपको मोबाइल है, टाइपराइटर, ये अचानक कैसे बदल गया, ये नहीं चले, ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं। मतलब धीरे बदलाव के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि अतीत का सामना किया जाए और अतीत को जो पूरी तरह ठुकराया ना जाए। मतलब हमारी जो अतीत है उसको ठुकराया ना जाए, उससे धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश करें। अचानक किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये थे आपको रूढ़िवादी विचारधारा। अब आपको सोचना चाहिए कि रूस में जो उदारवादी विचारधारा है वो समूह लोकतांत्रिक नहीं था। मतलब लोकतांत्रिक क्यों नहीं था, उदारवादी विचार तो उदारवाद तो अच्छी बात है, तो ये लोकतांत्रिक क्यों नहीं थे। तो जो ये लोकतांत्रिक नहीं था, उदारवादी जो विचारधारा ये लोकतांत्रिक नहीं था। ये सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी वैश्य नागरिकों को ही वोट देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति धारकों को ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। रूस में जो उदारवादी विचार है वो तो सब चीज़ कहते हैं सभी धर्म समान हो, लेकिन यहाँ पर उनकी एक कमी है। क्या कमी है कि वो सभी वैश्य नागरिकों को, जिसे हमने बताया था सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक,
सक्रिय नागरिक जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है, जो इन्हें वोट देने का अधिकार है। और 2 वर्गों को था, कुलीन वर्ग और पाती वर्ग। जो तीसरा वर्ग था, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो ये मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, मतलब निष्क्रिय नागरिक, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, एक विशेष वर्ग जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए उदारवादी को कहते हैं लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतंत्र में सभी को समान हक होने चाहिए, आप जानते हैं, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद समाजवादी जो विचारधारा, समाजवादी विचारधारा जो निजी संपत्ति के विरोधी रखते थे, समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा थे, मतलब सबको न्याय मिले और सबको संतुलन मिले, इस पर विचारधारा थे। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी किया करते थे। अब निजी संपत्ति के विरोधी इसलिए करें कि किसी एक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति और दूसरे के पास नहीं हो तो दूसरा व्यक्ति तो भूखे मर जाएगा, इसलिए वो निजी संपत्ति के विरोधी से जन्म के तौर पे ये बंटवारा ना हो। तो आप समझ गए कि उदारवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा और रूढ़िवादी विचारधारा, ये 3 विचारधारा इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। और इसके बाद चलते हैं औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन कौन सा है। औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन कौन सा है, इसको जान लीजिए। तो औद्योगिक जो समाज था, जिसमें कुछ सामाजिक परिवर्तन, जिसमें राजनीतिक रुझान की ओर लोग अग्रसर हुए और गहरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिला। एक ऐसा समय था जहाँ पे लोग शहर में बस रहे थे और नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, उद्योगों की थी, फैक्ट्री लग रही थी, औद्योगिक रूप से पूरा यूरोप संपन्न होते जा रहा था। औरत, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में थी काम दिया जाता है। काम के घंटे यानी पाली दर पाली थी, लंबी होती थी, मतलब 8 से 10 घंटा जो होता है, शिफ्ट बाई शिफ्ट होती थी। मजदूर बहुत कम थी, मजदूरी भी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी, मतलब यूरोप में पूरा बेरोजगारी फैल चुकी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह आप जानते हैं कि बेरोजगारी का बढ़ने का ये कारण है। और इस शहर में तेज़ी से बसते हुए और फैलते हुए लोगों के आवास, साफ सफाई करना बहुत मुश्किल था, जिसमें आपको ये दो। अब चलते हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं बोल्शेविक कौन थे, उनकी क्या मांगे थी, ठीक है। जिसे कहते हैं बोल्शेविक पार्टी, लेनिन की एक विचारधारा थी। बोल्शेविक पार्टी क्या थी? बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसके नेता थे कौन थे? लेनिन। इनकी 3 मांगे थी। युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए, युद्ध से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। सारी ज़मीनें किसानों को सौंप दिए जो निजी संपत्ति रखते थे, जिनके कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ रही थी। और तीसरा जो था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। पहला था युद्ध को समाप्त किया जाए, दूसरा सारी संपत्ति किसानों को सौंप दिया जाए, और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये जो था बोल्शेविक क्रांति के लेनिन के विचारधारा थे, जिसे कहते हैं अप्रैल थीसिस। इसी को कहते हैं अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस की यही 3 मांगे हैं। ये सबसे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं 20वीं शताब्दी में के आरंभ में रूस में कारीगरों को, मिल मजदूरों को, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करना है, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसी के पास भी नौकरी से निकाल दिया जाता था, मतलब किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी, काम की किल्लतें थी, मजदूरी भी कम मिली थी। मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे, काम की पाली घंटों से निश्चित हो, ऐसी अवधारणा बनाई जा रही थी कि उनको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम किया जाए, लेकिन वो चाह रहे थे कि काम की एक शिफ्ट दिया जाए कि 8 घंटा या 6 घंटा का आपका शिफ्ट हो, और ये शिफ्ट बाई शिफ्ट बदलता है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी विभाग फैक्ट्रियों की नज़र रखते थे। मजदूरों को रहने के लिए, कामगारों को और टर्मिनेटरों की व्यवस्था की जाए, मतलब रहने खाने की व्यवस्था की जाए। सामाजिक स्तर पर मजदूरी बांटे जाए, मतलब कि उनके मजदूरी स्तर बहुत ही निम्न था। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाया जा सके। तो इस तरह 20वीं शताब्दी में जो मजदूर है, जो कारीगर हैं, उनकी दैनिक स्थिति का वर्णन करना है। इसके बाद आपको इस चैप्टर में चलते हैं अक्टूबर क्रांति। फरवरी 1917 में राजशाही पतन। 1917 में अक्टूबर क्रांति की मिश्रित घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो अक्टूबर क्रांति है क्या, जो फरवरी 1917 में घटा?